नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग बिहार के कृषि विकास में विज्ञान और तकनीक की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। और यहां पर ध्यान रखना है हमें, ये जो सेशन होने वाला है 70वीं और साथ ही साथ 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस एंड टेक का। किसी भी प्रश्न के टेल में आपसे पूछ सकता है कि बिहार के कृषि विकास में विज्ञान और तकनीक की भूमिका का क्या महत्व है। 5 से 2 4 5 पॉइंट 6 पॉइंट या 10 पॉइंट आपको लिखने पड़ सकते हैं अगर बड़ा प्रश्न है तो। अन्यथा 2 4 5 पॉइंट में आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक कंप्लीट मैंने आंसर के रूप में तैयार किया है इस सेशन के लिए इस टॉपिक को कि बिहार के कृषि विकास में विज्ञान एवं तकनीक की क्या भूमिका हो सकती है। हम लोग कृषि के क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पर साइंस एंड टेक का यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 2 से ये संबंधित होने वाला है आपका। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अगर हम लोग इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछे भी सिंपल फॉर्म में, तो हमें पूरा यहाँ पर बिहार की थोड़ी अर्थव्यवस्था का वर्णन करना पड़ेगा अपने आंसर में। तो इस मैंने यहाँ पे केवल एक चीज प्रारंभ किया है कि बिहार की 70% आबादी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कृषि या उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। सबसे महत्वपूर्ण है कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में। अब यहाँ एक बड़ा सा यक्ष प्रश्न है कि अगर बिहार को विकसित राज्य बनाना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है तो हमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का पहचान करके हमें क्या करना होगा, उसमें विकास करना होगा। तभी हम लोग जानेंगे कि बिहार क्या हो गया, एक विकसित राज्य होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उतने स्तर पर उद्योग की स्थापना नहीं हुई है, भारी या आधारभूत या बुनियादी उद्योगों की स्थापना बिहार में नहीं हो पाई है। इसके बहुत सारे कारण है, कारणों में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर हम लोग ध्यान देखें तो अधिकांशतः बिहार में कृषि कर्म किया जाता है और 90% भूभाग पर हम लोग देखते हैं कि कृषि कार्य ही किया जाता है। तो यदि हम लोग बिहार में खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योग लगाते हैं या सर्विसेज सेक्टर से संबंधित कोई उद्योग लगाते हैं तो वहां पर हमारा फ्रूटफुल हो सकता है। बिहार में ये उद्योग यहाँ पे लगाया जा सकता है। लेकिन अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए भी हमें जो कच्चा माल के रूप में प्राप्त करना होगा वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त करना होगा। तो आज का प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि क्या बिहार में लगने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बिहार समुचित रूप से कच्चा माल प्रोवाइड करवा सकता है, हाँ या नहीं। अगर नहीं करवा सकता है तो हम लोग और उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं ताकि समुचित ढंग से बिहार कच्चे माल की प्राप्ति की सुनिश्चित कर सके खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस विकास में किस प्रकार से हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का साथ ले सकते हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन आप लोग के लिए दिया है कि हम लोग किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि बिहार में उत्पादन और उत्पादकता दोनों में कमी है कृषि क्षेत्र में, तो उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं यदि हम लोग विज्ञान और तकनीक का उपयोग करते हैं कृषि के क्षेत्र में। एग्रीटेक इनोवेशंस भी हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। जलवायु स्मार्ट कृषि कर सकते हैं बिहार में। अब सबसे बड़ी बात है कि जब सारे लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, अधिकांश लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, तो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के परिणामों के कारण कृषि का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में कमी आई है। तो जलवायु स्मार्ट कृषि करेंगे। फाइटो सैनिटरी के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर सकते हैं, साइंस एंड टेक को ला सकते हैं। प्रशिक्षण एवं शिक्षा देना होगा हम लोगों को, जो भी इसके कार्यकर्ता होंगे, जो भी किसान होंगे। इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ड्रोन ड्रोन दीदी परियोजना लाई गई थी भारत में। तो ड्रोन के संचालन के लिए हम लोग किसानों को या युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग मोबाइल ऐप वगैरह चलाने के लिए जो किसान हमारे टेक्निकली सेवी नहीं है, टेक सेवी नहीं है, तो उनके लिए मोबाइल ऐप चलाना किस प्रकार से चलाएंगे, किस प्रकार से हम लोग अपने डेटा को फीड करेंगे या किस प्रकार से उस डेटा का उपयोग अपने कृषि के विकास के लिए कर सकते हैं या किस प्रकार से उस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना सारा कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हम लोग पंचायत के स्तर पर चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एआई चैटबॉट है। तो इस चैटबॉट के लिए भी हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ हमें उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाना होगा जिसमें साइंस एंड टेक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग को यूज करना होगा। फसल विविधीकरण पे हमें ध्यान देना होगा ताकि किसान समुचित मात्रा में सारा चीज उत्पादन कर सके और हमारा जो फसल चक्र है वह भी बरकरार बना रहे।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, चाहे हम लोग मौसम की भविष्यवाणी करने में या हम लोग एक पर्टिकुलर मौसम की जानकारी में किस प्रकार के फसल का उत्पादन कितने दिनों में किया जा सकता है, तो उस डेटा सेट के माध्यम से हम लोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपयोग करके कृषि का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कम लागत में बेहतर उत्पादन सुनिश्चित हो सके। कृषि का यंत्रीकरण कर सकते हैं, और यंत्रीकरण की बात जैसे ही आती है तो यहाँ पर साइंस एंड टेक की बात चली जाती है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अब सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग तो उत्पादन कर लिए, लेकिन अब उसे या तो हम स्टोर करेंगे या फिर उसे कहीं पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो उस दौरान होने वाली क्षति को यदि हम लोग रोकने का कार्य करते हैं तो वो क्षति को कम करके हम लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब सब्जियों की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सब्जियां जल्दी सड़ जाती हैं, या फल जो होते हैं ये जल्दी सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में साइंस एंड टेक की भूमिका को हम लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग बिहार में क्या करेंगे कि साइंस एंड कृषि के विकास में साइंस एंड टेक का उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन फोकस पर कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से उपयोग करेंगे। उससे पहले एक ध्यान रखिएगा कि बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण कृषि डेटा है वहां यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए आपको दिया हुआ है। 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण की जब हम लोग बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर देखी गई थी 6.7%। 22-23 में ही बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 25% था। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर बात करेंगे तो 59,637 रुपए 59,637 रुपीज यहाँ पर निर्धारित किया गया था। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जुलाई 2022 से जून 2023 के मध्य में है, और बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% की है। और बात यहाँ पर हम लोग करें तो बिहार में बहुत सारे सीमांत जोत हैं, और ये जोत भी काफी बिखरे हुए रहते हैं, तो यहाँ पर कृषि का उत्पादन और उत्पादकता भी जो है वो सही नहीं हो पाती, जिसके कारण अधिकांश भूमि पड़ती रह जाती है, और वहां पर खेतिहर किसान जो होते हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं, या अनावश्यक रूप से एक ही परिवार के सारे लोग एक छोटे से जोत में कार्य करते रहते हैं, जिससे कि वहां पर बेरोजगारी की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अब बात करेंगे सबसे पहले कि अगर हम लोग बात करें कि विज्ञान और तकनीक का हम लोग उपयोग करें तो किस प्रकार से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका हाई यील्ड वेराइटीज का उपयोग हम लोग करेंगे। जीएम फसल का या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का हम लोग यहाँ पर बीजों का उपयोग करेंगे। सटीक कृषि करेंगे, प्रिसाइजन कृषि यहाँ पर करेंगे। इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके हम लोग बिहार में कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि कर सकते हैं, और इसके करने से क्या होगा कि खाद्यान्न की उपलब्धता निश्चित करेगी, और बिहार की जो खाद्य सुरक्षा न केवल बिहार की अपितु भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोग उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करेंगे, जैसे हमारा प्रिसाइजन कृषि हो गया, स्वचालित मशीनरी जैसे उपायों को अपनाएंगे, और अधिक कुशलता से खेती करने और बर्बादी को कम करने। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि हमारा खेत से थाली तक पहुंचने में जो कृषि उपज है उसमें से बहुत सारे जो कृषि उपज होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो खेत से सीधा हम लोग थाली तक अगर पहुंचाते हैं तो उसमें 100% ये सिक्योर करना होगा कि बर्बादी नहीं हो रही है, और वो सीधा खेत से सीधा खाने की थाली में पहुंच रहा है। तो इसके अतिरिक्त बर्बादी कम करने में हम लोग इसका उपाय कर सकते हैं, पैदावार में सुधार कर सकते हैं। फसल की निगरानी हम लोग कैसे करेंगे, कीट मकोड़ा नहीं लगा है या किसी प्रकार का बीमारी फसल में नहीं लगी है, तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, तो फसल की निगरानी ड्रोन के माध्यम से करेंगे। फिर साइंस एंड टेक का एक उदाहरण है, मौसम की भविष्यवाणी और बीमारी के प्रकोप की भविष्यवाणी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। अगर मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग एक टाइम पीरियड का डेटा सेट दे दिए तो वो हमें पूर्वानुमान करके बता सकता है कि इस अवधि में बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, या फिर बीमारी आएगी या नहीं आएगी। तो ये यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके हम दे सकते हैं, और ये दोनों ही माध्यम क्या करेंगे कि हमें आगाह कर देंगे कि इस अवधि के मध्य वर्षा होगी या हीट वेव चलेगी या ये बीमारी यहाँ पर प्रभाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त हम लोग सूक्ष्म और स्वचालित सिंचाई प्रणाली का उपयोग करेंगे, जिसमें हम लोग ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जिसमें जल दक्षता में वृद्धि होगी, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे तो कीटों, बीमारियों और चरम मौसम की जो प्रतिरोधी फसलों के किस्मों का हम लोग विकास करेंगे।
जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे, यानी कि अगर कीट लग रहा है किसी फसल में तो उस कीट को नियंत्रित करने वाले जीन को उस बीज में हम लोग डाल देंगे, जिससे कि वह फसल होगी वह कीट या हमारा बीमारी से प्रतिरोधी फसल बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फसल की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उच्च उत्पादकता और यहाँ ध्यान रख को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जो हम लोग कीटनाशक के लिए रासायनिक कीटनाशक या फिर उर्वरकों के लिए अधिक उत्पादन के लिए उर्वरकों का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का, तो इसका उपयोग भी कम हो सकता है और किसानों की जो आय होगी वह सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि अनावश्यक रूप से इनके ऊपर किया गया व्यय किसानों को हानि पहुंचा सकती है। और ये एक प्रकार से हम लोग देखें कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग जब किसान कम करेगा तो यहाँ पर उसे बचत की स्थिति उत्पन्न होगी और उसके आय में वृद्धि होगी। जब आय में वृद्धि हो रही है उसकी, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि बचत में वृद्धि होगी। बचत में वृद्धि होगी तो वह अपना जो कुछ पैसा होगा निवेश कर सकता है कृषि में सुधार के लिए, और जब कृषि में सुधार करने के लिए जब हो जाएगा तो उसकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जब ये साइकिल चल निकलेगा तो किसान भी समृद्ध हो लेंगे। और यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाया गया है तो उसके लिए समुचित ढंग से स्थानीय स्तर पर ही हमें कच्चा माल की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त फसल विविधीकरण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आहार विविधता को बनाए रखने के लिए, पोषण सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए फसल विविधीकरण की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो बिहार में खेती लायक जमीन बहुत ज्यादा है, और जब सब्जियों का कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जब सब्जियां नहीं प्राप्त होती है, तो हम लोग आधुनिक ग्रीन हाउस तकनीक का उपयोग करके ग्रीन हाउस में सब्जियों की कृषि कर सकते हैं, जिससे न केवल लोगों को उच्च पोषण वाली सब्जियां और उन्हें आसानी से सब्जियां उपलब्ध होगी, अपितु किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अगर हम लोग देखें तो मोबाइल फोन, इंटरनेट, रेडियो के माध्यम से हम लोग मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, फसल की कीमतों के विषय में बता सकते हैं कि किस मार्केट में इस फसल की कीमत क्या है या इस अवधि में उत्पादन कितना हुआ है, तो फसल की कीमत क्या होगी। तो फसल की कीमतों का भी निर्धारण करने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं के विषय में भी यह जानकारी हमें प्रदान कर सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे क्या है आईसीटी का उपयोग में, तो ध्यान रखिएगा कि इसके माध्यम से किसानों को यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि क्या उगाना है, उन्हें क्या उगाना है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, कब बोना है, कब बोना है, यहाँ पर मौसम की अनुकूलता भी देखेंगे और मार्केट में डिमांड है या नहीं है उसके विषय में भी किसान को जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ काटना है कब, उपज कहाँ बेचनी है, तो इन सभी चीजों के विषय में जो जानकारी है आईसीटी के माध्यम से किसानों को मोबाइल ऐप या एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जो निर्णय होंगे किसान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखें तो ई कृषि संवाद बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक पहल है और इसका उपयोग किसानों के द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से किसानों को एक इंटरफेस प्रदान किया गया है और इस इंटरफेस के माध्यम से किसान विशेषज्ञों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि का मशीनीकरण की बात हम लोग करते हैं तो श्रम गहन प्रकृति को कम करेगी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर हमें 50 हेक्टेयर में अपना फसल का उत्पादन करना है तो यहाँ पर अगर हम लोग हार्वेस्टर या ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे तो काफी कम श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जिससे किसानों को यहाँ पर भुगतान कम करने की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर उसका बचत हो रहा है। तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या सिंचाई उपकरणों का उपयोग करके हम लोग अपना कृषि कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे कृषि दक्षता में सुधार होगा, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। अन्य लाभों की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पारंपरिक कृषि है भारत की या पारंपरिक कृषि पद्धति जो है भारत की, उससे उसमें किसानों का जो शारीरिक तनाव है यह काफी अत्यधिक होता है, और जब कृषि का मशीनीकरण हम लोग कर देंगे तो जो हमारी ग्रामीण आबादी होगी उसका तनाव जो होगा, शारीरिक तनाव, वो काफी कम हो जाएगा और उनकी जीवन गुणवत्ता और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की जब हम लोग बात करते हैं तो फसल कटाई के उपरांत जो नुकसान को कम करना तथा उस उपज का उचित मूल्य प्राप्त होने की सुनिश्चितता
होती है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में भी हम लोग इसको लगा सकते हैं ताकि फसल की बर्बादी को रोका जा सके और किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, क्योंकि उसे यह पता है कि किस मंडी में उसे किस फसल का कितना मूल्य मिल रहा है। इसके लिए हम लोग कोल्ड स्टोरेज सुविधा भी उपलब्ध करवा सकते हैं और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग आईसीटी के साथ में मिला दें कोल्ड स्टोरेज को, तो किसान को यह पता होगा कि इन्वेंट्री, उस कोल्ड स्टोरेज की इन्वेंट्री में कितना स्पेस बचा हुआ है, ताकि वह अपना कितने उपज को यहाँ पर संरक्षित कर सकता है। इसीलिए उसे जगह जगह कोल्ड स्टोरेज में अपने फसल को लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप उसे पता हो जाएगा कि कहाँ पर मुझे जाना है और वहां पर जाकर के अपना जो फसल है उसे आसानी से कोल्ड स्टोरेज सुविधा में साथ में रख सकता है। आधुनिक परिवहन या ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन बाजार में इसकी बिक्री कर सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा ई नाम पोर्टल लाया गया था। इसी के प्रयासों से कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण किया गया और इसमें किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में सहायता होती है। अब किसान बिहार का किसान है, वो पता चला कि बिहार में गोभी का कीमत अगर देखें तो 10 रुपया केजी मिल रहा है, 10 रुपया केजी मिल रहा है। वहीं मुंबई की बात करते हैं कि मुंबई की मंडी में उसे 50 रुपये केजी गोभी मिल रहा है, वहां पर बेचा जा रहा है। तो बिहार का किसान ई नाम का प्रयोग करके मुंबई की मंडी में अपनी गोभी को बेच सकता है, तो उससे 40 रुपए का फायदा यहाँ पर उसे प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग एग्रीटेक इनोवेशन की बात करते हैं, तो एग्रीटेक स्टार्टअप आईओटी आधारित स्मार्ट फार्मिंग है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि फार्म के डाटा का विश्लेषण करेंगे। और फार्म में डाटा क्या होगा, तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, उसमें आर्द्रता कितना है, उसका हम देखें तो तापमान कितना है, या आसपास का जो हमारा तापमान है, वातावरण का ह्यूमिडिटी क्या है, तो किस प्रकार का फसल हमें बोना होगा। तो फार्म प्रबंधन का भी काम हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं और इसके लिए एक फॉर्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर का भी विकास किया गया है। और फॉर्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर और एक मोबाइल ऐप जैसे नवीन समाधानों का प्रयोग करके हम अपनी उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ा सकते हैं। अगर उपयोग की बात करें हम लोग, तो फसल प्रबंधन, फसल स्वास्थ्य, उपज की जानकारी, संसाधन हो गया हमारा, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक का इष्टतम उपयोग का सुझाव भी यह हमें देगा। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो फसल उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी, तो यह ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त हम जलवायु स्मार्ट कृषि की बात करेंगे, तो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को कम कर सकता है। पूर्वानुमानित मॉडल हो गया, रिमोट सेंसिंग तकनीक एवं जलवायु प्रतिरोधी फसल किस्मों का हम लोग विकास कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम लोग उच्च उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। किसानों की आय बढ़ेगी और नुकसान कम से कम होगा। इससे हमारे जो कृषि उत्पादन होगा वह लगातार स्थिर भी बना रहेगा, जिससे कि न केवल पोषण सुरक्षा अपितु खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। वहीं स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करेंगे, तो तकनीकी प्रगति के द्वारा हम लोग देखते हैं कि फाइटोसैनिटरी जैसे उपायों का विकास एवं क्रियान्वयन आज के दिन में किया जा रहा है। और यूरोप की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यूरोप के देश फाइटोसैनिटरी को लेकर के काफी कॉन्शियस रहते हैं और ये लोग भारत में उत्पादित कृषि उपजों पर जनरली ये लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं फाइटोसैनिटरी मामलों को लेकर के। और उनको बोला जाता है कि भारत के जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें जो भी कीटाणु वगैरह है, कीट हैं, उनकी मात्रा अनुमत मात्रा से अधिक है, इसीलिए यहाँ पर इसे बेचा नहीं जा सकता है। तो प्रतिबंध लगा करके ये लोग रखता है। तो हम लोग फाइटोसैनिटरी उपायों का विकास करके उसका क्रियान्वयन करके न केवल अपने उपयोग के लिए सुरक्षित खाद्य फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, अपितु इसका निर्यात भी यूरोप या अन्य देशों को किया जा सकता है। सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले फसलों का उत्पादन होगा, पहले ही बात कर ली है। साथ ही साथ खाद्य जनित बीमारियों का खतरा कम करने में मदद तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। तो ये सब काम हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके लिए है कि प्रशिक्षण एवं शिक्षा, प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान एवं कौशल में सुधार और उपकरणों का हम लोग उपयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग उपकरणों का जब उपयोग करेंगे, अगर मोबाइल ऐप हमें चलाना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार के जो किसान हैं, बिहार में सबसे बड़ी बात है साक्षरता दर। बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। तो यहाँ पर लोग को अगर हम लोग सोचे कि लोगों के द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस का उपयोग करके अपनी फसल की उत्पादकता और उसके उत्पादन में सुधार किया जा सकता है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर किसान नहीं कर सकते, इसलिए किसानों का कौशल बढ़ाना होगा और उन्हें हमें प्रशिक्षण देना होगा ताकि
तो वे अपने उपकरणों का सही ढंग से उपयोग कर सके। इवन हम लोग मोबाइल फोन की बात करते हैं, अगर हम लोग किसी किसान को दे दिए या हम लोग भी बात करें स्वयं की, तो हम लोग अगर अगर हम लोग को ड्रोन दे दिया जाए, तो बहुत सारे लोग ड्रोन को संचालित नहीं कर सकते हैं। उनमें आप उसमें आपको सीखना होगा कि हम किस प्रकार से इसका संचालन करेंगे। तो उपकरणों के उपयोग के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जा सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम हम लोग चलो संचालित कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से या अन्य एप्लीकेशंस के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम चला सकते हैं। मोबाइल ऐप हो गया या इंटरएक्टिव रेडियो कार्यक्रम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब अगर अंत में हम लोग बात करें, तो बिहार में कृषि उत्पादकता एवं उसकी स्थिरता को बेहतर बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, परंतु इन तकनीकों की लागत, डिजिटल साक्षरता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट, बुनियादी ढांचा एवं कनेक्टिविटी आदि जैसे मुद्दे इसकी राह में प्रमुख चुनौतियां बनी हुई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम लोग अपना कंक्लूजन डालेंगे इसमें, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि इसमें हम लोग अपना उसमें क्या कमी है, चुनौतियां हैं, उसे भी हम लोग लिख करके रखेंगे, ताकि अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो हम लोग इसमें ये चीज डाल सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी बताना होगा अपने ये में कि अगर हम लोग बिहार में साइंस एंड टेक का उपयोग कर रहे हैं, तो चुनौतियां बिहार में क्या क्या हैं, तो ये चुनौतियों के रूप में भी हम डाल सकते हैं। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं बिहार में साइंस कृषि के विकास में साइंस एंड टेक के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए नई तकनीकों की शुरुआत एवं कृषि क्षेत्र में इसके पूर्ण दोहन के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सार्वजनिक निजी भागीदारी की प्रौद्योगिकी को अधिक किफायती और सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसके उपयोग को बढ़ाकर कृषि विकास के माध्यम से हमें समावेशी विकास की ओर अग्रसर होना होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी अपने कंक्लूजन में। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं हमेशा, तो किस प्रकार से इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, सभी लोगों को साथ लेकर के विकास हम लोग आगे कैसे ले जाएंगे। तो समावेशी विकास लिख दिए यहाँ पे, तो हमारा आंसर में इसे लिखना होगा। साथ ही साथ हमें देना होगा कि 2030 तक, ये ध्यान रखिएगा कि एसडीजी गोल्स को अपने लास्ट आंसर में जब हम लोग कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो एसडीजी गोल्स को मेंशन करना आवश्यक है। और आप लोगों को 17 का 17 गोल आप लोगों को याद रहना चाहिए कि किस नंबर पे कौन सा गोल है, और एसडीजी गोल्स को अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करें। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है आप लोगों के लिए। तो 2030 तक प्राप्त करने वाले सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अब इसमें भुखमरी आ जाएगा, निर्धनता आ जाएगा, इसमें सारा कुछ आय आ जाएगा आपका, तो ये सारा कुछ हम इसमें डाल सकते हैं, तो हमारा आंसर और भी बेहतर बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आज जो हम लोग देखे हैं इसमें बिहार में कृषि विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका था। सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोग को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।